स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इको स्टार बाई संतोष चौहान। आज हम लोग जो है सांख्यिकी का जो है दूसरा जो चैप्टर देखेंगे, आंकड़ों का संग्रह हम लोग देखेंगे कि कलेक्शन ऑफ डाटा, आंकड़ों का जो संग्रह है। इस चैप्टर से महत्वपूर्ण जो है बहुविकल्पी प्रश्न कौन कौन से जो एग्जाम में आ सकते हैं। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। थोड़ी सी चर्चा अगर मैं इस चैप्टर पर अगर करूँ तो आंकड़े होते क्या हैं। आंकड़े जो है एक ऐसे तथ्य होते हैं जिससे हमें जो विभिन्न प्रकार की सूचनाएं, जानकारियां प्राप्त होती हैं। एक प्रकार से अगर देखा जाए कि जानकारियों का जो समूह है, तथ्यों का जो समूह है, वही आंकड़ा है। अब आंकड़ा जो है आंकड़े जो दो तरीके से संकलित किए जाते हैं। एक होता है जनगणना या संगणना पद्धति, दूसरा होता है प्रतिचयन या प्रतिदर्श विधि। जनगणना या संगणना विधि में जब हम आंकड़े जो है इस विधि की सहायता से आंकड़ों का संकलन करते हैं, तो इस विधि में जो है समग्र की प्रत्येक इकाई का अध्ययन किया जाता है। किसी भी इकाई को छोड़ा नहीं जाता है, यानी संपूर्ण इकाइयों का जो है अध्ययन किया जाता है। जैसे अगर हमें जो है अपने देश की जनसंख्या के बारे में पता करना है कि हमारे देश की टोटल जनसंख्या कितनी है, तो इस विधि के अंतर्गत जो है हमें जो है हर घर परिवार, हर शहर गांव, हर जगह जाकर जो डोर टू डोर जाकर जो हमें पता करना होगा कि किस घर में कितने सदस्य हैं, कितने स्त्री हैं, कितने पुरुष हैं, कितने बच्चे हैं, कितने बुजुर्ग हैं। किसी भी घर को, किसी भी परिवार को नहीं छोड़ा जाता है, हर एक एक इकाई का अध्ययन किया जाता है। तब जाकर जो हमें जो है पूरा डिटेल, पूरी जानकारी प्राप्त होती है। तो इसी विधि को कहा जाता है संगणना या जनगणना विधि। जो है इस विधि में समग्र की प्रत्येक इकाई का अध्ययन किया जाता है। वहीं जो प्रतिचयन या प्रतिदर्श विधि होता है, इसमें क्या किया जाता है कि इसमें समग्र की प्रत्येक इकाई का अध्ययन नहीं किया जाता है, बल्कि समग्र में से कुछ इकाइयों का अध्ययन किया जाता है। जैसे अगर हमें ये जानना है कि हमारे शरीर में क्या प्रॉब्लम है, क्या दिक्कत है, तो हम क्या करते हैं, शरीर से का 1 या 2 बूंद ब्लड लेते हैं, खून लेते हैं, और उस 1 या 2 बूंद की सहायता से हम अनुमान लगा लेते हैं, डॉक्टर अनुमान लगा लेता है कि आपके शरीर में प्रॉब्लम क्या है। आपको मलेरिया हुआ है, आपको बुखार हुआ है क्या, या आपको जो है दूसरी वो कौन-कौन सी बीमारी है, वो उस ब्लड से पता चल जाती है। लेकिन कभी भी शरीर का पूरा खून नहीं निकाला जाता है। जब जो है एक सैंपल लिया जाता है, एक नमूना लिया जाता है, समग्र में से थोड़ा सा सैंपल लेकर जो है पूरी जानकारी प्राप्त की जाती है, तो इसी को बोला जाता है प्रतिदर्श या प्रतिचयन विधि, जिसमें जो है समग्र की कुछ इकाइयों का अध्ययन किया जाता है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इस चैप्टर से महत्वपूर्ण प्रश्न कौन कौन से जो आ सकते हैं। पहला प्रश्न, चर एक ऐसी मात्रा है। तो पहले हम चर बता देते हैं चर होता क्या था। एक होता है चर होता है, एक होता है अचर होता है। चर जो होते हैं इनके मान लगातार बदलते जाते हैं, इनके मान जो है समय के साथ बदलते जाते हैं। लेकिन जो अचर होता है वो कांस्टेंट होता है, वो स्थिर होता है। अचर कभी बदलता नहीं होता है। जो अचर होते हैं वो कांस्टेंट होते हैं, वो स्थिर होते हैं। लेकिन जो चर होते हैं जिनको बोलते हैं वेरिएबल, ये परिवर्तनशील होते हैं, ये हमेशा बदलते रहते हैं, ये स्थिर नहीं होते हैं। तो चर एक ऐसी मात्रा है जिसका प्रयोग किसी गुण को मापने के लिए किया जाता है। इसका मान विभिन्न परिस्थितियों में भिन्न भिन्न होता है। चर का मान बदलता रहता है, ये भिन्न भिन्न होता है। तो यहाँ पे जो है पहला का होगा राइट आंसर, डी होगा भिन्न भिन्न। आगे हम लोग देखते हैं दूसरा प्रश्न है, अपरिष्कृत आंकड़ों की किसी इकाई को क्या कहा जाता है। तो इसको कहा जाता है प्रेक्षण कहा जाता है। दूसरे का सी आंसर हो गया। तीसरा, आंकड़े वे साधन हैं जो सूचनाएं प्रदान कर समस्या को में सहायक होते हैं। तो समस्या को समझने में सहायक होते हैं। आंकड़ों से जो है हमें विभिन्न प्रकार की जानकारी प्राप्त होती है, जो हमारे लिए काफी जो है मददगार साबित होती है। आंकड़ों से जो है हमें समझने की एक शक्ति प्राप्त होती है। तो आंकड़े से जो है ये इसका आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। आगे देखते हैं हम लोग।
चौथा, सांख्यिकी आंकड़ों की मुख्यतः कितने स्रोत होते हैं? तो सांख्यिकी आंकड़ों के 2 स्रोत होते हैं। एक होता है प्राथमिक आंकड़ा और एक होता है द्वितीयक आंकड़ा जो है, प्राइमरी डाटा, सेकेंडरी डाटा। तो आंकड़े 2 प्रकार के होते हैं। 5वां देखते हैं, वह व्यक्ति जो आंकड़ा एकत्रित करता है वह कहलाता है। तो जो व्यक्ति सबसे पहले जो आंकड़ा जो कलेक्ट करता है, एकत्रित करता है, जो आंकड़ों का जो संग्रहकर्ता होता है, उसको बोला जाता है शोधकर्ता। शोधकर्ता या अनुसंधानकर्ता बोला जाता है। जो प्राथमिक आंकड़े होते हैं इनको बोला जाता है मूल आंकड़ा बोला जाता है, और प्राथमिक आंकड़े की संकलनकर्ता को जो है शोधकर्ता या अनुसंधानकर्ता बोला जाता है। ये शोधकर्ता, ये अनुसंधानकर्ता सबसे पहले जो है प्रथम दृष्टिया जो है प्रत्यक्ष तरीके से जो है प्राथमिक आंकड़ों का संकलन करता है। 5वें का ये आंसर हो जाएगा। छठा देखते हैं, गणनाकार द्वारा वही शोधकर्ता, अनुसंधानकर्ता। गणनाकार द्वारा प्रत्यक्ष रूप से एकत्रित आंकड़ों को क्या कहा जाता है? तो जब आंकड़ों को जो है आंकड़ों का जब संकलन जब पहली बार किया जाता है, प्रथम बार किया जाता है, प्रत्यक्ष तरीके से किया जाता है, तो उसी को बोला जाता है प्राथमिक आंकड़ा। प्राथमिक आंकड़ा ये मूल आंकड़े होते हैं जिनका संकलन पहली बार किया जाता है। तो ये काम जो है गणनाकार या शोधकर्ता करता है। तो 6वें का ये आंसर हो जाएगा। 7वां, प्राथमिक आंकड़े होते हैं। प्राथमिक आंकड़ा जो है ये होता है गणनाकार द्वारा एकत्रित आंकड़ा। गणनाकार, अनुसंधानकर्ता, शोधकर्ता द्वारा जो आंकड़े कलेक्ट किए जाते हैं उसी को बोला जाता है प्राथमिक आंकड़ा। द्वितीयक आंकड़े क्या होते हैं? जो द्वितीयक आंकड़े होते हैं प्रकाशित आंकड़े होते हैं। जैसे हमारा जो है फेसबुक हुआ, व्हाट्सएप हुआ, यूट्यूब हुआ, न्यूज़पेपर हुआ, पत्र पत्रिकाएं हुए, ये सब द्वितीयक आंकड़े होते हैं जिनसे हमें जो है नई नई जानकारी प्राप्त होती है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। जिन आंकड़ों का प्रयोग करने पर समय और धन की बचत होती है तो इसको बोला जाता है द्वितीयक आंकड़ा। द्वितीयक आंकड़े से जो है समय और धन की प्राप्ति होती है। जैसे अगर हमें ये जानना हो कि पलामू की जनसंख्या कितनी है, तो हम क्या करेंगे, गूगल पर सर्च करेंगे, लिखेंगे जो है टोटल पॉपुलेशन ऑफ पलामू, तो हमें पता चल जाएगा तुरंत, जो है कुछ ही सेकंड, चंद मिनटों में पता चल जाएगा, सेकंडों में पता चल जाएगा कि पलामू की जनसंख्या कितनी है। तो हमें जो है इस गूगल के माध्यम से, हमें यूट्यूब के माध्यम से या नेट के माध्यम से जो जानकारी मिलेगी इसी को बोला जाता है द्वितीयक आंकड़े बोले जाते हैं। या अगर हम जो है पलामू की जो बुक है किसी किताब की सहायता से जानेंगे कि पलामू की जनसंख्या कितनी है, तो इसी को बोला जाता है द्वितीयक आंकड़े। तो द्वितीयक आंकड़े से जो है समय और धन की बचत होती है। यह काफी कम समय में जो हमको जानकारी प्राप्त हो जाती है। लेकिन जो प्राथमिक जो आंकड़े होते हैं, प्राथमिक आंकड़े का जो संकलन जो किया जाता है, जब इनको एकत्रित किया जाता है तो इसमें काफी समय लगता है, काफी धन भी लगता है। चलिए, तो 8वें का राइट आंसर होगा बी। 9वां देखते हैं, द्वितीयक आंकड़े होते हैं। तो द्वितीयक आंकड़े जो है प्रकाशित आंकड़े होते हैं, समाचार पत्रों में संकलित। 9वें का बी, द्वितीयक आंकड़े प्रकाशित आंकड़े होते हैं और हम दैनिक जीवन में हम मैक्सिमम जो हम लोग द्वितीयक आंकड़ों का ही प्रयोग करते हैं। आगे, पत्र पत्रिकाओं में प्राप्त आंकड़े या समंक होते हैं। तो पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से, न्यूज़पेपर के माध्यम से, नेट के माध्यम से हमें जो भी जानकारी प्राप्त होती है ये सब द्वितीयक आंकड़े होते हैं। क्या होते हैं? द्वितीयक आंकड़े होते हैं। 11 देखते हैं, यदि किसी दूसरे व्यक्ति द्वारा एकत्रित आंकड़ों का प्रयोग सोहन अपनी अध्ययन के लिए करता है तो सोहन के लिए वह आंकड़ा क्या कहलाएगा? तो ये कहलाएगा द्वितीयक आंकड़ा। जब हम किसी दूसरे व्यक्ति द्वारा जो आंकड़ा जो कलेक्ट किया गया है उसका अध्ययन हम करते हैं अपनी सहायता के लिए, अपनी जानकारी के लिए, तो वो कहलाएगा द्वितीयक आंकड़ा कहलाएगा। दैनिक जीवन में हमें जो भी जानकारी प्राप्त होती है पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से, न्यूज़पेपर के माध्यम से, किताबों के माध्यम से, तो वो द्वितीयक आंकड़ा ही होता है। 11 का बी। सर्वेक्षण का उद्देश्य होता है।
आंकड़ों का संग्रहण, आंकड़ों का वितरण, आंकड़ों का निर्माण, इनमें से कोई नहीं। तो सर्वेक्षण का जो उद्देश्य होता है आंकड़ों का संकलन होता है, आंकड़ों का संग्रहण होता है। 12 का ये हो जाएगा। 13 देखते हैं। निम्न में से कौन आंकड़ा संग्रह करने की विधि है? तो आंकड़ा का जो हम संग्रह कर रहे हैं तो एक है टेलीफोन साक्षात्कार, डाक द्वारा प्रश्नावली भेजना, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है सी है, ए और बी दोनों। टेलीफोन साक्षात्कार, डाक द्वारा प्रश्नावली भेजना, ये दोनों ही जो है आंकड़ा संग्रह करने की विधि है। 14 सर्वेक्षण का सबसे अधिक प्रचलित साधन है साक्षात्कार, अनुसूची या प्रश्नावली, ये सही है। समाचार पत्र, टेलीविजन, विज्ञापन, ये तो द्वितीयक आंकड़े हैं। तो सर्वेक्षण का काम जो है प्राथमिक आंकड़ों से इसका संबंध होता है, तो सही होगा साक्षात्कार, अनुसूची या प्रश्नावली। 14 का ये आंसर होगा। 15 देखते हैं। एक अच्छी प्रश्नावली के गुण होने चाहिए, गुण होते हैं। प्रश्नों की संख्या सीमित, सही बात है। प्रश्न स्पष्ट होने चाहिए, ये भी सही है। प्रश्न उचित क्रम होना चाहिए, ये भी सही है। तो राइट आंसर होगा डी, उपयुक्त सभी। अच्छी प्रश्नावली के यही गुण होते हैं। 16 देखते हैं। द्विविध प्रश्नों के कितने विकल्प होते हैं? यहाँ पे द्विविध लिखा है, तो द्विविध के में इसमें दो विकल्प रहेंगे, यानी 16 का ए हो जाएगा। 17 जिन प्रश्नों के 2 से अधिक विकल्प होते हैं वे क्या कहलाते हैं? तो जिन प्रश्नों में 2 से अधिक विकल्प होते हैं, 4 विकल्प होते हैं, 5 विकल्प होते हैं, इनको बोलते हैं बहुविकल्पी प्रश्न बोलते हैं। तो 17 का आंसर होगा सी, बहुविकल्पी प्रश्न। 18 किसी समग्र जनसंख्या के एक इकाई को कहा जाता है, तो एक इकाई को कहा जाएगा मद कहा जाएगा। एक इकाई क्या बोला जाएगा? मद कहा जाएगा। आगे हम लोग देखते हैं। 19 जिस सर्वेक्षण विधि के अंतर्गत समग्र या जनसंख्या के सभी मदों को शामिल किया जाता है, जहाँ पे सभी मदों को शामिल किया जाए, समग्र की प्रत्येक इकाई का अध्ययन किया जाए, इसी को बोला जाता है जनगणना विधि या संगणना विधि। तो 19 का ए हो जाएगा। 20 जिस सर्वेक्षण की विधि के अंतर्गत समग्र या जनसंख्या के कुछ चुने हुए मदों को शामिल किया जाए, यानी हम सभी समग्र की सभी इकाइयों का अध्ययन न करें बल्कि कुछ चुनी हुई इकाइयों का अध्ययन करें, इसी को बोला जाता है प्रतिदर्श विधि बोला जाता है। तो 20 का बी होगा। आगे सांख्यिकी में समष्टि शब्द का अर्थ है, समष्टि शब्द का अर्थ है समग्र से, समस्त से, बी हो जाएगा। 22 देखते हैं। आंकड़ा संग्रह करने की किस विधि के अंतर्गत सर्वेक्षक और उत्तरदाता के बीच प्रत्यक्ष संबंध होता है? तो इसको बोला जाता है साक्षात्कार। इंटरव्यू जब हम लिया जाता है तो जो जानकारी कलेक्ट करता है, जो इंटरव्यू लेता है, वो वहाँ पे मौजूद होता है, जिससे वो लेता है इंटरव्यू वो भी वहाँ पे मौजूद होता है। दोनों एक दूसरे के आमने सामने होते हैं प्रत्यक्ष रूप से, इसी को बोला जाता है साक्षात्कार, इंटरव्यू। तो 22 का ये आंसर हो जाएगा। 23 देखते हैं। वह रणनीति जिसके अंतर्गत एक छोटे समूह का सर्वेक्षण कर प्रश्नावली का मूल्यांकन या परीक्षण किया जाता है, छोटे समूह की बात की जा रही है, तो इसी को बोला जाता है 23 का डी, प्रायोगिक सर्वेक्षण कहा जाता है इसको। आगे देखते हैं। 24 प्रायोगिक सर्वेक्षण के लाभ हैं। प्रश्नावली में दिए गए निर्देशों की सटीकता की जांच होती है, सही बात है। उन तत्वों को पता लगाने में सहायक होते हैं जो अनुसंधान में नकारात्मक प्रभाव डाल सकते हैं, सही बात है। ये वास्तविक सर्वेक्षण में आने वाली लागत और समय का अनुमान लगाने में सहायक होती है, ये भी सही है। तो 24 का आंसर होगा डी, उपयुक्त सभी। आगे देखते हैं हम लोग। 25 प्रतिदर्श या निदर्श का अर्थ है। प्रतिदर्श का मतलब होता है समग्र की कुछ इकाइयों को चुनना, कुछ इकाइयों का अध्ययन करना, समग्र में से कुछ प्रतिनिधि मदों को चुनना, ये राइट आंसर हो जाएगा 25 का बी। 26 निम्न में से कौन निदर्शन या प्रतिचयन का एक प्रकार नहीं है? एक प्रकार नहीं है, तो इसका आंसर होगा डी, जनगणना। बाकी जो है जो तीनों हैं ये प्रतिचयन का एक प्रकार है, जनगणना नहीं है। तो 26 का डी आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं।
निर्गम मतदान एग्जिट पोल है। तो एग्जिट पोल क्या करता है कि जब चुनाव होता है तो चुनाव के दूसरे दिन ही जो है ये घोषणा कर देता है कि कौन सी पार्टी जीत रही है। अभी जो है काउंटिंग नहीं हुई थी है, मतों का जो है काउंटिंग नहीं हुई होती है, लेकिन उसके पहले ही जो है काउंटिंग से पहले ही जो है एग्जिट पोल जो है ये घोषणा करता है कि कौन सी पार्टी जीत रही है। तो इसका राइट आंसर होगा ये, मतदाताओं के प्रतिशत से चुनाव जीतने वालों का अनुमान लगाया जाता है। तो 27 का ये हो जाएगा। आगे देखते हैं हम लोग 28। गणनाकार या अनुसंधानकर्ता द्वारा अपनी सुविधा या निर्णय द्वारा प्रति 10 इकाइयों को चुना जाता है तो उसे क्या कहा जाता है? तो उसे जो है अप्रतिचयन त्रुटि कहते हैं। क्या बोलते हैं? अप्रतिचयन त्रुटि कहते हैं। आगे देखते हैं हम लोग, सॉरी थोड़ा इसको फिर से देखते हैं। गणनाकार या अनुसंधानकर्ता द्वारा अपनी सुविधा या निर्णय द्वारा प्रति 10 इकाइयों को चुना जाता है तो उसे अयादृच्छिक प्रतिचयन कहते हैं। इसको ये याद रखिएगा, 28 का डी होगा। आगे देखते हैं 29। जो त्रुटियां जनगणना विधि एवं प्रतिशत विधि दोनों में पाई जाती हैं, तो दोनों में जो त्रुटि पाई जाती है उसको बोलते हैं अप्रतिचयन त्रुटि बोलते हैं। 29 का बी हो जाएगा। 30 देखते हैं। जो त्रुटियां प्रतिदर्श आकलन या उसके जनसंख्या प्राचलों के बीच के अंतर को दर्शाता है उसे कहते हैं, उसे प्रतिचयन त्रुटि कहते हैं। 30 का ए हो जाएगा। आगे देखते हैं 31। निम्न में से कौन अयादृच्छिक या अप्रतिचयन त्रुटि का उदाहरण है? तो अनुत्तर संबंधी त्रुटियां, प्रतिदर्श अभिनीति पूर्वाग्रह, ये दोनों हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों। ये तो 31 का डी आंसर होगा। आगे देखते हैं एनएसएसओ द्वारा एकत्रित किए गए आंकड़ों को किस पत्रिका में प्रकाशित किया जाता है? जिसको बोलते हैं नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस बोला जाता है। तो ये जो है अपना जो भी आंकड़े होते हैं इसका प्रकाशन जो है सर्वेक्षण पत्रिका में करता है। तो 32 का ये हो जाएगा। 33। राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण एनएस की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना 1950 में हुई थी। 1950 में हुई थी। वर्तमान में यही जो एनएसएस है, जो राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण है, इसी का जो नाम बदल के एनएसओ कर दिया गया है। एनएसएसओ कर दिया गया है, नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस कर दिया गया है। आगे हम लोग देखते हैं भारत की जनगणना कितने वर्षों में होती है? तो भारत की जनगणना जो होती है 10 वर्षों में की जाती है। लास्ट प्रश्न, सीएसओ का पूरा नाम है? तो सीएसओ जिसको बोलते हैं सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस बोलते हैं, इसको बोलते हैं केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय बोलते हैं। तो 35 का सी आंसर हो जाएगा। तो ये रहा 35 प्रश्नों का एक सेट रहा है। इस चैप्टर से भी कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो एग्जाम में आ सकते हैं, जैसे प्राथमिक आंकड़े से संबंधित प्रश्न, द्वितीयक आंकड़े से संबंधित प्रश्न, और अनुसंधानकर्ता, गणनाकार से संबंधित प्रश्न आ सकते हैं। इसके अलावा जनगणना और प्रतिदर्श से भी संबंधित प्रश्न एग्जाम में आ सकते हैं। तो ये रहा 35 प्रश्नों का एक सेट। आज के लिए इतना ही जो है। कल हम लोग जो है सांख्यिकी का जो तीसरा चैप्टर है उसमें से देखेंगे कौन कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो एग्जाम में आ सकते हैं। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।